सुसाइड के केसेस बहुत आजकल बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह आप बेसिकली मानते हैं? क्योंकि कई बार हमने इस समय देखा है जो खबरें आ रही हैं कई बार देखने को मिलता है, तो उनके पीछे की मूल वजह क्या? फांसी लगाना भी, या फांसी लगाने के विचार कई बार होते हैं ऐसे हमारे मन में आते हैं, कोई चीज़ में हमारा मन खराब हुआ, या सपोज दैट रिलेशन हमारा ब्रेकअप हुआ, या जॉब चली गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लोन ज़्यादा हो गया, मन में आता है कि हम फांसी लगा लें। तो क्या ये भी कोई बीमारी? तो सुसाइड दो तरह के रहते हैं। एक होता है इम्पल्सिव सुसाइड और दूसरा होता है किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से। इम्पल्सिव सुसाइड मतलब किसी का रिजल्ट आया बहुत ख़राब था, कोई फेल हो गया तो उसकी वजह से उसने ऐसा कुछ कर लिया, या किसी का बहुत एक्सट्रीम लड़ाई झगड़ा हो गया तो उस तरह का इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो स्टेप लेना, तो दैट इज़ इम्पल्सिव सुसाइड। दूसरा बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल इलनेस, जैसे किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जहाँ पर आपको लगता है कि सुसाइड इज़ द ओनली ऑप्शन, उसके अलावा हमारे पास कुछ बचा नहीं है। या लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस, जैसे आपने बताया कोई इतना ज़्यादा डेट में चला गया है, इतना ज़्यादा लोन हो गया है कि उसे अब लगता नहीं है कि किसी भी तरह से उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में सुसाइड जो रहता है वो देखने को मिलता है। बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। सुसाइडल थॉट्स आना इज़ नॉट नॉर्मल। बहुत सारे लोग इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बट दैट इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। एंड इसके रिगार्डिंग यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प। और बाकी इसके अलावा जैसे आपने बताया इसकी इंसिडेंस या प्रेवलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो हमारा लेस देन 20 जो स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है, इसमें सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर कि जो सोसाइटल प्रेशर रहता है रिलेटेड टू देयर करियर, रिलेटेड टू देयर एकेडमिक्स, वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है। इसके अलावा जो अभी आजकल की जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, जहाँ पर आपको प्रोफेशनली पर्सनली हर तरह से आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है टू डू योर बेस्ट, और अगर कहीं से भी आप दूसरे से कुछ कम हो तो आपके अंदर वो चीज़ एक आ जाती है कि आप यू आर लेसर देन समबडी एल्स। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि पहले हमारे पास जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग रहते थे आपके आपके लिए आपके पास, बट अभी जब से न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो आप हो, आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, उसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो इतना रश है हमारी लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाना, मेडिटेशन योगा जैसी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाना, तो कहीं ना कहीं लोगों का थ्रेशोल्ड भी कम हो गया है। तो उनको रादर दैन मतलब सर्वाइव करना या उस चीज़ को, सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में 5 भी फ्रेंड्स नहीं जिनके साथ जाके आप डिस्कस कर सको। क्योंकि पहले क्या था, लोग जाते थे, मिलते थे, फ्रेंड्स के साथ में अपने इमोशंस को शेयर करते थे, तो वो चीज़ें अब देखने को उस तरीके से नहीं मिलती। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है? सो जैसे जैसे हम लोग का मोबाइल का यूजेज बढ़ता जा रहा है, हर कोई अपने अपने में सीमित होता जा रहा है, तो जहाँ पर पहले गेट टुगेदर्स होते थे, लोगों का आना जाना रहता था, सोशलाइजेशन होता था, अभी वो डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो अब सब लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, तो उनको जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए किसी से, कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है और मुझे कोई चाहिए, किसी का शोल्डर चाहिए टू क्राई ऑन, तो वो मुझे शोल्डर नहीं मिलेगा। आप फेसबुक पे आपने स्टेटस लगा दिया, आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं आपको पुश करता है ऐसा एक नेगेटिव कदम उठाने के लिए। बट आई थिंक इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है सब में, और हम सभी को एज अ सोसाइटी इसके लिए आगे आना चाहिए कि कभी भी हमें अगर ऐसा लगता है कि किसी को कोई ऐसे सिम्टम से जूझ रहा है तो उनको एक डॉक्टर के पास लेके जाए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया कि जाए। हाँ, ऐसा होता है कि किसी को फीवर आया तो सबको पता है कि पीसीएम खा लेनी है, चोट लग गई है तो एंटीसेप्टिक लगा लेना है, डेटॉल लगा लेना है। लेकिन जब आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, इमोशनली आपको चोट लगी, तब आपको नहीं पता है कि व्हाट कैन आई डू। तो उस केस में फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है एक फ्रेंड का रोल, फैमिली का रोल, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि ठीक है क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है। या बहुत जब जैसे कोई इंसान है वो डिप्रेशन में चला गया है तो लोग उसको फोर्स करते हैं कि तुम बाहर निकलो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, तुम अच्छा महसूस करोगे। बट जो इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहा है उसके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना नॉर्मल रूटीन कर पाए, इतना एनर्जी नहीं रहता है। तो ऐसे केस में हम लोग को सपोर्टिव होना चाहिए और समझना चाहिए कि वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं, और उनको सिर्फ ये बोल देना कि बाहर निकल के तुम फ्रेंड्स के साथ घूमो या पिज़्ज़ा खा के आओ और मूड ठीक हो जाएगा, वो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। क्या साइंस एंड डिप्रेशन के, एंजाइटी के बेसिक, जिनको देख के आप या हम जान सकें कि मुझे अब यहाँ पे ज़रूरत है सी टू से साइकेट्रिक? राइट। सो डिप्रेशन के कुछ साइंस सिम्टम्स जो हम लोग को सबको वॉच आउट करने चाहिए, जैसे कि लो मूड रहता है, परसिस्टेंट लो मूड, हमेशा मन उदास है, किसी भी चीज़ से कोई प्लेजर नहीं मिल पा रहा है, कोई अच्छी न्यूज़ भी हुई, किसी ने कुछ खुशखबरी दी तो भी आप लो रह रहे हो, आप
कुछ थोड़ा सा भी काम कर रहे हो, आप एकदम थकान महसूस कर रहे हो, मतलब बेड पे ही लेटे रहने का मन करता है, आपको बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा है, ब्रश नहीं करने का मन कर रहा है, यू आर नॉट टेकिंग शावर टुगेदर फॉर मंथ्स टुगेदर, आपका एनर्जी लेवल एकदम डाउन रहता है, और आपका जो चीज़ें जिनमें आपका पहला इंटरेस्ट आता था, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग, या जो भी आपकी हॉबीज़ थी, पढ़ाई लिखाई, उसमें आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपका स्लीप में डिस्टर्बेंस है, भूख आपको कम लग रही है, आपको फ्यूचर एकदम डार्क और नेगेटिव लगने लगता है कि एज इफ कुछ लाइफ में बचा ही नहीं है, जीना किसके लिए या क्यों जीना है, या माई लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, इस तरह के थॉट्स आना, अपने पास्ट को लेके आपको गिल्ट आने लगता है कि मैंने पहले जो भी किया है वो सब गलत था, या मैंने इतनी सारी गलतियाँ की, या मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, इस तरह के थॉट्स आना, और कांस्टेंट वरी करना। तो ये सारे अगर सिम्टम्स आप में प्रेजेंट है फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो आई मीन यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प फॉर दिस। एंग्जाइटी की अगर हम लोग बात करें तो एंग्जाइटी में ओवर थिंकिंग का एक कॉम्पोनेंट रहता है, जिसमें आप हर छोटी छोटी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स आ जाते हैं, और फ्यूचर को लेके कि अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, इसको लेके बहुत सारे थॉट्स दिमाग में चलते हैं, और हर छोटी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से आपका काम भी हैम्पर होता है, जिसकी वजह से आपको फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे हाथों में पसीना, कंपन जैसा फील होना, या ज़्यादा मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ फील होना। तो ये सारे सिम्टम्स एंग्जाइटी की वजह से हो सकते हैं। क्या डिप्रेशन और एंजाइटी हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों का भी कारण बन सकती है? देर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो दोनों में कॉमन रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जिसका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो दिन भर बैठा हुआ है, सो ये ऐसा हो सकता है कि कोई डिप्रेशन का इंसान है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो उसका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है, जिसकी वजह से वो हार्ट अटैक को जन्म दे सकता है। बट अगर हम लोग ऐसे बात करें इंडिपेंडेंटली, इनमें आपस में कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन नहीं रहता है। बट येस, अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है तो उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट MI, पोस्ट हार्ट अटैक डिप्रेशन हम लोग बोलते हैं। एंड ब्रेन हेमरेज का और डिप्रेशन का आपस में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। क्या सोशल चेंजेस करने की आवश्यकता है हम लोग को अपने आसपास में? अगर हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एज अ सोसाइटी हमें और थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रिक्टनेस जो कि शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है उतना, वो प्लेस है, और जो एक फ्रीडम होनी चाहिए विद इन अ फैमिली कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो वो भी मिसिंग है। तो बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो वो डर के मारे अपने पेरेंट्स से ना शेयर करके वो अपने में ही रखता है। और अगर हम लोग एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी हम लोग और ओपन हो जाते हैं, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आके डायरेक्टली कन्वर्स करते हैं, बात करते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया है तो हमसे आके अगर उसके बारे में डिस्क्लोज करते हैं, तो हम लोग उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। बट क्योंकि ये चीज़ मिसिंग है, इस वजह से जो बच्चे रहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं। सेकेंड चीज़ है जो ये स्टिग्मा है विच इज़ अटैच टू मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अगर किसी ने इसके बारे में बात करी है तो लोग उसको भी गलत नज़र से देखते हैं कि ये इसको तो मेंटल बीमारी है, या ये तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके आता है। सो इस तरह का जो एक थॉट प्रोसेस है वो हमें एज अ सोसाइटी चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज रिसेंट सर्वे में ये देखने को मिला था कि मेंटल इलनेसेस आर एज कॉमन एज 10% इन द इंडियन पॉपुलेशन। मतलब हर 10 में से एक इंसान को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, और इनफैक्ट परसेंटेज इससे ज़्यादा भी है, हो सकता है। तो अगर इतना ज़्यादा प्रेवलेंस है, अगर हम लोग इतने बड़े मेजर चंक को हम लोग इग्नोर करते हैं, और पता नहीं ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनको ये मेंटल इलनेस है, बट वो एक हिचक के कारण, एक स्टिग्मा के कारण उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भी ऐसे सुसाइड्स होते हैं, बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स, सॉरी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड करते हैं, वो शायद सही हेल्प उनको नहीं मिल पाई सही मौके पे, और उसकी वजह से हम एक ऐसी जान को बचा सकते थे जो शायद हमने खो दी बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू इट। तो हमें एज अ सोसाइटी जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड स्टिग्मा है उसको कम करना है। एंड प्लस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो हम लोग अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिजिकल एक्टिविटी, 30 मिनट्स ऑफ वॉक जो बहुत ज़रूरी रहता है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आप कभी भी कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हो, जर्नलिंग, कभी भी आपके जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं आप उसको वेंट आउट करो, आप उसको लिखो, आप उसको अपने अपने सिस्टम से बाहर निकालो। डाइट का अपना ध्यान रखिए, कैफ़ीन अवॉइड करना, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना,
अल्कोहल और स्मोकिंग या किसी भी तरह के साइकोएक्टिव सब्सटेंस से दूर रहना, स्लीप प्रॉपर रहना, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट स्लीप तो यहाँ पर मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सोने से पहले किसी भी तरह का स्क्रीन नहीं यूज़ करना, जिसकी वजह से आपकी स्लीप अफेक्ट होती है, फिर नेक्स्ट डे की फंक्शनिंग भी इम्पेयर होती है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन। सो प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन डेली, ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और एज अ सोसाइटी हम लोग और मेंटली फिट होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? सो साइकेट्रिस्ट के पास जब आपको कभी भी कोई भी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर मतलब जिसकी वजह से आपकी पूरी फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप उनको अपनी लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ हैं जो एक डिसऑर्डर के रूप में तो नहीं है, बट आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपके मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनके लिए आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिसका आपको सोल्यूशन मिल पाए, या आप एक कोई ऐसे लॉस से गुजर रहे हैं जिसको आपको डील करने की ज़रूरत है, तो ऐसे केसेस में साइकोलॉजिस्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए और ये बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।